क्लास 9th के स्टूडेंट। इसके पहले आपको वन्य समाज और उपनिवेशवाद के संबंध में बताया गया है। पुनः आज उसी चैप्टर से वन विद्रोह टॉपिक है। वन विद्रोह, वन विद्रोह। 1910 में बस्तर रियासत में वन विद्रोह जैसा कि वन विद्रोह जैसे ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में वनों को अपने अधीन में करने के उद्देश्य से वनों के संबंध में नियम कानून बनाया था। और इस नियम कानून से यहाँ के लोग या वन्य समाज के लोग इससे काफ़ी प्रभावित हुए और इसका विरोध भी अंग्रेज़ों से किए। जैसे बिरसा मुंडा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। बिरसा मुंडा वन के संबंध में एक काफ़ी विद्रोह किए थे। बिरसा मुंडा और संथाल परगना के सिद्धू और कानू, छोटा नागपुर के बिरसा मुंडा, ये वन विद्रोह वन नियम कानून बनने से इसका ये लोग विद्रोह किए थे। इन लोगों को ऐसा मानना था कि ये धरती, जंगल, पहाड़, सूर्य की रोशनी, ये सब किसी का व्यक्तिगत संपदा नहीं है, ये किसी सरकार का नहीं है, ये प्राकृतिक रूप से एक उपहार मिला हुआ है। भूमि पर, वन संपदा पर, पहाड़ पर, नदी का जल, हवा और सूर्य की रोशनी पर सभी का समान अधिकार है। और इसको अब किसी खास लोगों के अधीन में करना, कब्जे में करना, यह गैर कानूनी है। और इसके लिए ये लोग वन के संबंध में एक विद्रोह किया। तो सबसे पहले 1910 में बस्तर रियासत बस्तर नाम है और इसी क्षेत्र में रियासत में एक वन विद्रोह सबसे पहले 1910 में शुरू हुआ था। बस्तर के लोग बस्तर के लोग जो थे वे वन को अपना समझते थे और वन को पूर्ण रूप से वे देखभाल करने का भी कार्य करते थे। वे लोग वनों को सुरक्षा बचाव करने के लिए अपने में से एक पहरेदार, चौकीदार का व्यवस्था भी किए हुए थे। और चौकीदार का वेतन के रूप में, मजदूरी के रूप में प्रत्येक घर से कुछ अनाज जो है वह तहसील करके जमा करके और उनको दिया जाता था। और प्रत्येक
मंच उस गांव के, उस पंचायत के, उस क्षेत्र के लोग जो थे वो आपस में बैठक करके और वनों के संबंध में विचार विमर्श भी किया करते थे। लेकिन जब इस प्रकार से अंग्रेज जब ब्रिटिश जब कानून बना करके वनों को अपने अधीन में जब लेना शुरू किया तो इसका ये लोग विद्रोह करना शुरू कर किया और बहुत सारे बस्तर के लोगों को ब्रिटिश सरकार जो था वह गिरफ्तार करके और जेल में भी डाला, अनेक प्रकार का सजा भी दिया, फिर भी ये लोग विरोध करना नहीं छोड़े थे। क्योंकि इन लोगों को ऐसा मानना था कि बस्तर के लोगों को मानना था कि ये जंगल जो है, नदी जो है, ऐसा प्राकृतिक उपहार है और यह किसी खास व्यक्ति का नहीं है, इसे बचा करके रखना हम लोगों का कर्तव्य बनता है और इसके लिए वे लोग आपस में चौकीदार, अगर रियासत में, क्षेत्र में ये लोग जंगल को बांटे हुए थे, अगर किसी को कुछ जंगल की लकड़ी का जरूरत भी पड़ता था तो उसे उसके लिए बदले में कुछ शुल्क आदा करके और लकड़ी काट सकते थे। इस प्रकार का व्यवस्था वे लोग बनाए थे। लेकिन जब ब्रिटिश कानून बनाया, अधीन में लिया, तो वहाँ के लोग इसका विरोध करना शुरू किए थे। लोगों है 1905 में ब्रिटिश सरकार जंगल के 2/3 भागों को आरक्षित
चिंगारी का काम किया। यानी 1905 में ब्रिटिश सरकार जंगल के 2/3 भागों को आरक्षित करने के लिए नियम कानून बनाया और इस नियम कानून से बस्तर के लोग काफ़ी आक्रोशित हुए और वन विद्रोह करना शुरू कर दिए। पुनः 1899 और 1900 में, फिर 1907 और 1908 में वन आरक्षण चिंगारी का काम किया। वन आरक्षण यानी इस समय भी वन को जो आरक्षित किया गया था, यह विद्रोह के संबंध में लोग भड़के और इसके विरोध में ब्रिटिश सरकार से लोग लड़ाई लड़ना शुरू कर दिए थे। तो इस तरह से वनों को आरक्षण से काम किया। युद्ध से जंगल किस प्रकार प्रभावित होता है। अब यहाँ जो है युद्ध से जंगल किस प्रकार प्रभावित होता है, क्योंकि युद्ध तो जानते हैं कि दो प्रकार का होता है। एक देश के अंदर होता है जिसको गृह युद्ध कहा जाता है। ये देश के अंदर जो भी चलता है उसको गृह युद्ध कहा जाता है, और एक दूसरे देशों से युद्ध होता है। तो दूसरे देशों से जो युद्ध होता है उस युद्ध से जंगल काफी प्रभावित होते हैं। सभी देश अपने देश की सुरक्षा, अपने शत्रुओं से बचाव करने के लिए जंगल में जमीन के अंदर वे सैनिकों को छुपने के लिए अंडरग्राउंड जो है बनाए हुए रहते हैं, ताकि हमारे दुश्मन जो देश हैं उनको यह पता न चल पाए कि यहाँ कोई छुपा हुआ है। और इस तरह से दोनों देश के सैनिक जो है जंगलों में ही अड्डा बनाए हुए रहते हैं छुपने का। और इस तरह से जब युद्ध होता है तो दोनों तरफ से जब गोला बारूद जो होता है वो जंगल में भी फेंके जाते हैं। और गोला बारूद जब जंगल में गिरते हैं तो उसे गोला बारूद से जंगल में आग लग जाता है, और आग लग जाने से बहुत अधिक संख्या में जंगल जो है वो जल करके राख हो जाते हैं, जंगल समाप्त हो जाता है। और इस तरह से युद्ध से जंगल जो है वो काफ़ी प्रभावित होते हैं। जैसे कि आप लोग जान चुके हैं कि जब सैनिक जब युद्ध में पीछे की ओर हटता है, भागना शुरू करता है,
तो अपने सुरक्षा करने के लिए, अपने बचाव करने के लिए आग जो है महल में, जंगल में लगाते हुए पीछे भागता है। तो ऐसी स्थिति में जंगल जो है काफ़ी, जैसा कि डचों के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं, जानते हैं कि डच समुदाय के लोग जो थे वो जंगल को अपने अधीन में कर लिए थे, अपने कब्जे में कर लिए। लेकिन जब डच समुदाय के लोगों से जंगल जब उनके कब्जे से जब छूटना शुरू हुआ, तब वे लोग भागने के क्रम में बहुत सारे जंगलों में आग लगा दिए थे, जिससे कि जंगल जल करके काफ़ी राख हो गया था। यानी तो इस जो डच समुदाय के लोग जो नीति को अपनाए थे, इस नीति को कहा जाता है भस्म कर भागो की नीति। ऐसा डचों ने किस नीति को अपनाया था? डचों ने किस नीति को अपनाया था? डचों ने भस्म कर भागो की नीति अपनाया था। डचों ने किस नीति को अपनाया था? भस्म कर भागो की नीति अपनाया था। अगला क्वेश्चन है, वस्त्र और जावा के वस्त्र और जावा के औपनिवेशिक वन प्रबंधन में क्या है? तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 2 3 इसको क्वेश्चन को फिर कॉपी पर लिखना है और पुनः इसको याद भी कर लेना है। तो इस तरह से आज वस्त्र और जावा के औपनिवेशिक वन प्रबंधन में क्या समानताएं थी, इसको हम लोग ध्यान से, जैसा कि वस्त्र में भी ब्रिटिश सरकार वनों के संबंध में कुछ नियम कानून बनाया था। नियम कानून जो था वो क्या था? यानी वन समाज के लोग जंगलों में प्रवेश नहीं करना है, जंगलों को पूर्ण रूप से आरक्षित कर दिया गया था, वन में प्रवेश वर्जित कर दिया गया था, वन उत्पादों को या जंगल से लकड़ी काटने का आज़ादी उनसे छीन लिया गया था। पुनः उसी प्रकार से अब वे अपने मवेशियों को जंगलों में नहीं चरा सकते थे, अब वे अपने रेवड़ों को जंगल में नहीं ले जा सकते थे। इस प्रकार का जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा वन के वस्त्र के लोगों पर कानून बना करके और प्रतिबंधित कर दिया गया था, जो कि उनके जीवन पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा था और उन्हें जीवन यापन करने के लिए अपना दूसरा रोजगार का तलाश करना पड़ा। ठीक उसी प्रकार से जावा में भी औपनिवेशिक काल में, यानी अंग्रेजों के शासन में भी, वहाँ पर भी वनों के संबंध में ठीक उसी प्रकार का नियम कानून बनाया था। जिस प्रकार का नियम कानून बस्तर में लगाया था, उसी प्रकार का नियम कानून बना करके और वहाँ कोई भी जंगलों को अपने अधीन में कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया और इसमें प्रवेश पूर्ण रूप से वर्जित कर दिया।
इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि बस्तर और जावा के औपनिवेशिक वन प्रवर्धन में बहुत कुछ समानताएं थी। दोनों पर जगह पर लोगों को प्रतिबंधित करने के लिए एक ही प्रकार का नियम कानून बनाया गया था। बीस के बीच जहाज निर्माण कृषि विस्तार व्यावसायिक खेती। जैसे 1820 और 19 के बीच वनाच्छादित में गिरावट के कारकों का वर्णन, यानी वन के जो संपदा है उसमें कमी होने का प्रमुख कारण क्या है। 1820 से 1920 इसका सबसे पहला कारण है रेलवे लाइन की पट्टी बिछाने के लिए दोनों तरफ और बहुत जो है
लकड़ी को काटा जाता था और लकड़ी का ही पट्टी जो है ऊपर दोनों तरफ जोड़ने के लिए दिया जाता था। जहाज निर्माण भी लकड़ी से ही किया जाता था और इसके लिए जो है काफ़ी अधिक लकड़ी काटा जाता था। कृषि कार्य को ज़्यादा महत्व दिया गया। 1820 और 1920 के बीच, ताकि ऐसा अंग्रेजों का मानना था कि कृषि कार्य विस्तार होने से राजस्व में वृद्धि होगा और इसलिए अधिक से अधिक जंगलों को अनुपयोगी माना गया और काट करके खेती के लिए का विस्तार किया गया, जिससे बहुत अधिक जंगल का ह्रास हुआ। व्यावसायिक खेती करने के लिए, क्योंकि यूरोप के देशों में व्यापार करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए यहाँ से व्यावसायिक खेती कराया जाता था, जैसे नील का खेती या अन्य ऐसा है जो कि वहाँ के उद्योगों में काम आ सके। इस प्रकार के जबरन यहाँ के किसानों से खेती कराया जाता था और इसके कारण जंगलों का काफ़ी ह्रास हुआ। चाय और कॉफ़ी के बागान लगाने के लिए, क्योंकि ब्रिटिश जो था, अंग्रेज जो था, वो जंगलों को साफ करा करके और बागान मालिकों के हाथे ठेका पर जमीन को दे देता था, जिससे उसे आय होता था। इन सब कारणों से जंगलों में काफ़ी ह्रास हुआ। आदिवासी और किसान के कारण भी आदिवासी लोग भी जंगल को अपना समझते थे और वह जिनकी जीविका का साधन था और उसे बहुत अधिक कटाई का काम करते। किसान लोग भी जंगलों को साफ करके खेती का कार्य करते थे और उसे काफ़ी जो है ह्रास हुआ। आज जो है इतना ही। थैंक्स।